हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैप के बारे में, मैप के बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में। मैप टर्म आया कहाँ से ये टर्म कॉइन हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, मैप की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ मैप्स, कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस की, और दूसरा पार्ट जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स की। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मैप्स के बेसिक्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैप, मैप क्या है, तो आपके मन में क्या आंसर आता है? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी शुरुआत हम करेंगे ग्लोब से। ग्लोब क्या होता है? आप सबने देखा होगा कि एक अर्थ का ही स्ट्रक्चर होता है, अर्थ का ही 3D मॉडल होता है, जिसके ऊपर अर्थ के अंदर जितनी भी जगह है, जितना भी लैंड या ओशियन है, सब दिखाया जाता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी मॉडल ऑफ अर्थ जो कि हमने बनाया है। ठीक, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब कभी भी हम ग्लोब के ऊपर कोई भी कंट्री देख रहे हैं, मान लो कि हम इंडिया देख रहे हैं, तो इंडिया और उसके आसपास की जगह हमें दिखेगी, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ग्लोब का, यानी कि इंडिया के पीछे, बिकॉज ग्लोब गोल है, अर्थ गोल है, तो जब हम इंडिया को देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई भी कंट्री या कोई भी ओशन है वो हमें नहीं दिखता। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको मैप को या फिर ग्लोब को घुमाना पड़ता है। और हम जब उसको घुमा लेते हैं कि इंडिया के एग्जैक्ट पीछे क्या है, तो फिर इंडिया दिखना बंद हो जाता है, इंडिया पीछे चला जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा ग्लोब है वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है कि अगर हम अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट और ओशियन को एक बार में देखना चाहें तो हम नहीं देख पाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या बात हुई? इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं, जो कार्टोग्राफर हैं, उन्होंने क्या किया कि अर्थ को गोल की बजाय ट्रांसफर कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया एक प्लेन सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर। अब क्या है कि अब हम पूरी की पूरी अर्थ, उसके सारे कॉन्टिनेंट, उसके सारे ओशियन एक बार में देख पाते हैं। यही होगा ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैप क्या होता है, तो आप बताओगे द 2D मॉडल या 2D स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैप। अब सिर्फ यहां पर अर्थ सरफेस की बात नहीं हो रही है। अर्थ सरफेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अर्थ का एक 2D स्ट्रक्चर जो है, फ्लैट सरफेस से जो हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तो उसको कहा जाता है मैप। क्लियर हो गया आपको? अब बात आती है कि मैप यानी मानचित्र। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं मानचित्र क्या है। एक ऐसा चित्र जिनका मान हो। मान मतलब, यहां पे मान का मतलब मान सम्मान नहीं है, यहां पे मान का मतलब मानक से है, स्केल से है, एक मेजरमेंट से है। ठीक है, एक ऐसा चित्र जो कि मेजरमेंट करके बनाया गया है, उसको बोला जाता है मानचित्र। आपको पता है कि मैप बनाने के लिए मेजरमेंट किया जाता है। हम फ्री हैंड बना लेते हैं स्केच मैप, लेकिन जो हमारे कार्टोग्राफर्स बनाते हैं वो सब मेजरमेंट करके बनाते हैं। एक एक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक एक सेंटीमीटर, मिलीमीटर को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो मानचित्र अगर पूछा जाए तो एक ऐसा चित्र जिसका कोई मान हो, ठीक है, जिसका कोई स्केल हो, जिसका कोई मेजरमेंट हो, उसको बोलते हैं मानचित्र। बात आती है कि मैप टर्म कहां से आया। इंग्लिश में मैप, हिंदी में मानचित्र। तो देखो, इटली में 840 ईस्वी के आसपास चर्च के एक मठाधीश थे जिन्होंने कपड़े पर एक मैप बनाया था, और उसको वो कहते थे मप्पा मुंडी। क्या कहते थे? मप्पा मुंडी। आई रिपीट, मप्पा मुंडी। यहां से आप मुंडी को अलग कर दो, मप्पा को अलग कर दो। मप्पा एक लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। किस लैंग्वेज का टर्म है? लैटिन लैंग्वेज का टर्म है, जिसका मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा। समझ में आ गया? और मप्पा जो टर्म है, MAPPA, यही ही कालांतर में चेंज होते होते कन्वर्ट हो गया मप्पा से मैप में। क्या हुआ? मप्पा मुंडी, कपड़े पे बनाया गया एक मैप, उससे हमने लैटिन शब्द निकाला मप्पा, जो समय के साथ बदलते हुए मैप हो गया, जिसको हम आज यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो मैप जो है कपड़े पे ही बनाया जाता था। ठीक है, बहुत पहले प्राचीन काल में जो मैप बनते थे वो कपड़े पे ही बनते थे। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के जो संदेश भी जाते थे वो कपड़े पे जाते थे, क्योंकि हो सकता है कि उस समय कागज की खोज नहीं हुई थी, तो कपड़े पर मैप बनाए जाते थे। तो समझ में आ गया, मप्पा मीन्स
कपड़ा या उसको रुमाल भी कह सकते हो, और उसी से चेंज होते होते बन गया मैप, जिस टर्म का आज हम यूज करते हैं। अब देखो मैप का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आंसर लिखने वाला मैं आपको पॉइंट बताऊं वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सामने मैंने लिख के रखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंस कॉमन सेंस में हम बात करते हैं। आज के दौर में जब डिजिटल एज चल रहा है, आप लाइव क्लास देख सकते हो, आप ये वीडियो देखोगे अभी यूट्यूब पर या देख रहे हो, ये क्या है, ये डिजिटल एज चल रहा है ना, कि आप डिजिटली ये सारे काम कर सकते हो। और मैप का भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। ठीक, गूगल मैप आप सबने सुना होगा, और गूगल मैप आप सबने इसलिए सुना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, एक बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है। लेकिन इस तरह की आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देख सकते हो जो मैप के ऊपर बेस्ड हैं। तो गूगल मैप हम यूज़ करते हैं लाइक जैसे हम पेपर मैप यूज़ करते हैं। लेकिन गूगल मैप और पेपर मैप दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है। पेपर मैप आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है, और गूगल मैप आपके फ़ोन में ही है जो कि आप हमेशा कैरी करते ही हो। ठीक है, पेपर मैप भीग सकता है, पेपर मैप फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गूगल का मैप डिजिटल है। अगर आप फ़ोन को सेफ रखते हो और आपके पास इंटरनेट है, इवन इंटरनेट नहीं भी है तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पेपर का मैप फट जाएगा, भीग जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन फिर एक बात ये भी है कि जो एक्यूरेसी पेपर मैप पर है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको गूगल मैप पर मिलेगी। लेकिन कई बार गूगल मैप धोखा दे देता है। आपने कई ऐसे मीम्स देखे होंगे कि गूगल मैप दिखा रहा है कि नदी के अंदर से रास्ता है, लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। ठीक, तो वही नया 9 दिन पुराना 100 दिन, पुराना मैप ही हमें यूज़ करना पड़ सकता है एट लास्ट। जब आपका फ़ोन नहीं चल रहा है, आपका मैप नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आपके पास ऑप्शन रहता है कि अपना पेपर मैप निकालो और खोलो और उस पर जो भी आपको देखना है वो देखो। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, हम कुछ भी देख सकते हैं, सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं मैप का, ठीक है, डिजिटल मैप की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक, आप जूम करके आसपास के घर भी देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर सकते हो। लेकिन पेपर मैप एक फिक्स स्केल पे आता है, जैसा है वैसा ही रहता है, उसको आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज या कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और आज के समय में तो सभी लोग मैप का यूज़ कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज हैं या फिर कैब सर्विसेज हैं, आप कैब बुलाते हो, अपनी लोकेशन डालते हो, आप उसको बताते भी नहीं हो कि कहाँ आना है, वो मैप फॉलो करते करते आपके घर पर पहुंच जाता है ना। तो मैप की यही खासियत है कि वो आपको गाइड कर सकता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मैप की ये तो इंपॉर्टेंस हो गई आज के समय में जो हम उसको यूज़ करते ही करते हैं। दूसरा, और कौन कौन सी जगहों पर मैप का यूज़ होता है? पहला तो स्टडी के लिए होता ही है। मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चों को एटलस पढ़ाई जाती है ना। क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि वो अपनी अर्थ के बारे में, अर्थ के ऊपर जो जगह है उनके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशन के बारे में सीख सकें। लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल यूज़ होता है। कई तरह के यूज़ मैप के होते हैं जिनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि पहला इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्को डी गामा और कोलंबस ये कौन थे, जाहिर बात है आप बता दोगे कि ये सेलर थे, ये नाविक थे और ये पुराने समय में बहुत लंबी लंबी समुद्र की यात्रा करते थे। लेकिन ये यात्रा कैसे करते थे? ऐसे तो नहीं करते थे ना कि भाई चलो जहाज स्टार्ट करो, चलते हैं कहीं भी, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, ऐसा नहीं है। इनके पास प्रॉपर मैप होता था। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, हो सकता है ये किंवदंती भी हो, लेकिन ये कहानी जो सुनी है, पढ़ी है, क्या है कि हेरोडोटस थे। हेरोडोटस एक हिस्टोरियन है और उन्होंने एक मैप बना के कोलंबस को दिया था और बोला था कि बेटा तुम इटली से निकलो और इटली से पूर्व की तरफ जाओगे तो तुमको इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही पुराने समय की बात है, उस समय सैटेलाइट्स नहीं होती। तो हेरोडोटस ने मैप बनाया और बोला कि इटली से पूर्व की तरफ निकलो तो तुमको इंडिया मिल जाएगा। अब वो बीच में उनको नहीं पता था कि अमेरिका भी है। तो कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस ने मैप लिया और बोले कि इतने बड़े जानकार हैं, इन्होंने मैप बनाया है तो सही बनाया होगा। उन्होंने मैप लिया और इटली से चलना शुरू किया पूर्व की तरफ। ठीक है, अब लगना था उनको ज़्यादा समय, लेकिन बहुत ही कम समय में वो इटली से अटलांटिक ओशन पार करके पहुंच गए अमेरिका। उनको लगा कि इंडिया आ गया। उन्हें लगा कि यार इतनी जल्दी कैसे आ गया, बीच में तो ऐसा कुछ बना भी नहीं है। और लेकिन क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है, उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, उनको लगा कि ये इंडिया हो सकता है। तो अमेरिका के तट पर कोलंबस
हाँ, कोलंबस उतरे और उन्हें लगा कि ये इंडिया है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी धरती पर पेनिट्रेट करते चले गए, है ना, तो उन्हें पता चला कि ये अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। समझ में आ गया। तो इस तरह से अमेरिका की खोज हो गई, बाई चांस हो गई। कोलंबस इसलिए तो नहीं निकले थे कि वो इंडिया को अमेरिका को डिस्कवर करने जा रहे हैं, वो निकले थे कि वो इंडिया को खोजने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत सुन रखा था उन्होंने। लेकिन पहुंच गए कहाँ, अमेरिका, और बाई चांस अमेरिका की खोज हो गई। और आज हम किसको देते हैं श्रेय? कोलंबस को, कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। तो ये एक बात है। तो नाविकों के लिए मैप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था। वो मैप के अकॉर्डिंग ही वो कपड़े पर या पेपर पर मैप लेकर चलते थे और समय समय पर उसको देखते रहते थे, हवाओं को मेज़र करते रहते थे कि हवा किधर से किधर चल रही है, किधर हमें जाना है। उस हिसाब से वो अपना टर्न लेते थे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। ये तो प्राचीन बात हो गई। लेकिन आज के समय में भी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का दौर है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, पहले के मुकाबले बेइंतहा ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी मैप की ज़रूरत पड़ती है। और जो सेलर हैं, जो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स हैं, वो अपने डेक पर इंटरनेट पर डिजिटल मैप के साथ साथ पेपर मैप भी रखते हैं, क्योंकि इन केस अगर ओशन में तूफान आ जाए, क्योंकि ओशन में कभी भी मौसम खराब हो सकता है, आपके डिजिटल उपकरण बंद हो गए तो आप क्या करोगे? तो क्या करते हैं जो सेलर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो पेपर मैप भी प्लान बी के लिए रखते हैं कि कभी अगर तूफान में हमारे डिजिटल उपकरण खराब हो गए तो हम पेपर मैप का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नाविकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये मैप। समझ में आ गया? पहला इंपॉर्टेंस किसके लिए? फॉर सेलर्स, फॉर मर्चेंट्स, जो कि ओशन का यूज़ करते हैं टूर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक, समझ में आ गया? सेना के लिए देखो, सेना भी कई तरह की होती है। एक होती है एयरफोर्स, एक होती है हमारी लैंड आर्मी, जिसको हम नॉर्मल आर्मी भी कह सकते हैं, और एक होती है हमारी नेवी। तीनों को ही मैप की ज़रूरत पड़ती है। और ये लोग जो मैप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है ना। और ये मैप कैसे यूज़ करते हैं? मान लो हमें एयर स्ट्राइक करनी है, कहीं भी गिराना है, तो उसके लिए मैप पर प्लान करना पड़ता है कि भाई मैप पर हमें इतने किलोमीटर आगे जाना है और इस जगह पे हमारा दुश्मन है जहाँ पे हमें बम गिराना है। अब ऐसे बिना मैप के अंदाजे से गिराएंगे तो हो सकता है कहीं गलत जगह पे गिरा दें और मासूम लोगों की जान चली जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये मैप का यूज़ कैसे करते हैं? इसलिए कि भाई हमको कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस करना है मैप पर, और फिर कहाँ पर बम गिराना है, और ये भी डिजिटल मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लैंड आर्मी क्या करती है? क्योंकि वो बॉर्डर पर तैनात रहती है, तो बॉर्डर के इस तरफ के साथ साथ बॉर्डर के उस तरफ का नक्शा भी उनके पास होता है। और ये जो मैप होता है ये टोपोग्राफिकल मैप होता है। अब टोपोग्राफिकल मैप के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि टोपोग्राफिकल मैप में एक छोटी से छोटी चीज़ को भी दर्शाया जाता है। मीन्स कौन सी नाली कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सा पेड़ कहाँ है, कौन सा कुआं कहाँ है, ये सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको टोपोग्राफिकल मैप पर मिलेगी। और हमारी लैंड आर्मी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक एक घर, एक एक इमारत उनको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे लोग हैं, कहाँ पर दुश्मन के लोग हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लान करते हैं कि भाई इस लाइन के उस तरफ हमारा बॉर्डर है, या इस तरफ हमारा बॉर्डर है और उस तरफ दुश्मन का बॉर्डर है, और यहाँ पर दुश्मन हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं। ठीक, और नेवी के लिए वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, मर्चेंट और सेलर्स के लिए सेम, क्योंकि मर्चेंट और सेलर भी पानी में रहते हैं और नेवी भी पानी में रहती है, तो उनको भी सेम ही मैप यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ पेपर मैप और डिजिटल मैप दोनों एक साथ रखते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट था हमारा सेलर्स के लिए, दूसरा है आर्मी के लिए। और आर्मी में भी, आर्मी नहीं मतलब सेना बोलो, तो आर्मी के लिए, सेना के लिए, जिसमें कि तीनों हमारे फॉर्म्स आ जाते हैं, वाटर, लैंड और एयर वाली आर्मी। ठीक है, क्लियर हो गया? तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, प्रशासन के लिए। देखो भाई, आपने सुना होगा, लेखपाल का नाम सुना होगा। लेखपाल ज़मीनी विवाद या ज़मीन का काम देखते हैं गांव देहात में, और वो सारा का सारा काम मैप के थ्रू ही करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक फलाने की ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक ढिकाने की ज़मीन है। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन एक लार्ज लेवल की बात करें तो 2024 में आने वाला है लोकसभा का चुनाव। ठीक है, जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं सबके पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी के मैप के अलावा वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारी चीज़ों का मैप। और डेलिनिएशन ऑफ बॉर्डर या फिर जो सीमाकरण होता है, नए ज़िले बनाए जाते हैं, नए गांव बनाए जाते हैं, उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए भी मैप की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह के मैप को हम बोलते हैं प्रशासनिक मैप। जैसे कि आप जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है उसको भी आप प्रशासनिक बोल सकते हो। ठीक है, किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है और वो राज्य कितने एरिया में आता है, ये एक तरह का प्रशासनिक मैप ही तो हुआ ना, कि हमें यूपी के मुख्यमंत्री, तो यूपी के मैप के अंदर ही तो वो मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो कहीं भी जा सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, है ना, तो उनका एरिया खत्म हो जाएगा, उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये होता है प्रशासनिक मैप। और प्रशासनिक मैप चुनाव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो हमारी सरकारी स्कीम्स होती हैं उनकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, 3 इम्पॉर्टेंस हो गए। इवन इसमें चौथा भी हो गया। तीसरा पॉइंट था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट इसी से मिलता जुलता है या इसी से रिलेटेड है कि हम इसका यूज़ करते हैं किसके लिए, इसका यूज़ करते हैं हम प्लानिंग के लिए। ठीक है, बिजली की प्लानिंग, पानी की सप्लाई की प्लानिंग, कहाँ पर नदी डाइवर्ट करनी है, नहर बनानी है, कहाँ बांध बनाना है, ठीक है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर जंगल है, ये सारी चीज़ों के लिए मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं। पहला है सेलर्स के लिए, दूसरा है आर्मी के लिए, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और चौथा है प्लानिंग के लिए, फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी की प्लानिंग्स। समझ में आ गया। और उसके अलावा पढ़ाई के लिए तो यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक, अब डायरेक्ट आप किसी को मैप ऐसे नहीं दे सकते कि लो भैया मैप शुरू हो जाओ। किसी को क्या पता कि मैप कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बचपन से ही एटलस पढ़ाई जाती है, 4th 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। और 11 12 तक आते आते बच्चों को कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई मैप को किस तरह से पढ़ते हैं। और आज क्योंकि गूगल मैप आ गया है तो बिना मैप पढ़े भी वो जान गए बेसिक यूज़ करना, कि गूगल मैप कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब जो टोपोग्राफिकल मैप है उसके लिए हम इस वीडियो का 3rd पार्ट बनाएंगे कि टोपोग्राफिकल मैप कैसे पढ़ते हैं और क्या होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो के 2nd पार्ट में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, कमेंट करो, शेयर करो, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।